नमस्कार दोस्तों, डीके एजुकेशन बाय दिनेश कसवा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथी लोगों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी साथी लोगों को मेरा प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आज के इस सेशन में अपन चर्चा करने वाले हैं रीट लेवल फर्स्ट के टेस्ट नंबर 18 की चर्चा करने वाले हैं। दिन भर में आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा और अभी आते हैं इसके विश्लेषण की चर्चा करते हैं, यानी व्याख्या करते हैं हर एक क्वेश्चन की अच्छे तरीके से। सभी साथी जुड़ जाएं। आज की क्लास रिकॉर्डेड क्लास डाली जा रही है क्योंकि लाइव क्लास नहीं हो पाई। आज एक ही दिन में 2 टेस्ट, तो एक क्लास आपकी रीट लेवल 1 की ये तो आपकी रिकॉर्डेड रहेगी और जो रीट लेवल 2 की टेस्ट नंबर 19 की है वो आपकी लाइव क्लास रहेगी उसी सेम समय पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि घड़ी में बड़ी सुई के किसी अंक से ठीक अगले अंक तक, क्या बोल रहा है कि किसी अंक से ठीक अगले अंक तक पहुंचने में लगने वाले समय के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। क्या कहा जा रहा है प्यारे साथियों कि कौन सा सत्य नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी घड़ी हो गई इस तरीके से। यदि मैं दर्शाना चाहूं एक कॉलम ये इस तरीके 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया, 10, 11, 12 इस तरीके से। घड़ी में बड़ी सुई यानी मिनट की सुई की बात कर रहा है, बड़ी सुई की बात कर रहा है, यानी एक इस अंक से इस अंक तक जाने में बताओ कितने मिनट लगते हैं। मिनट की सुई को 5 मिनट लगते हैं। बोलो कितने मिनट लगते हैं? 5 मिनट लगते हैं, जानते हैं अच्छे तरीके से। तो देखिए ये बोल रहा है कि सत्य नहीं है, इसका मतलब देखो 5 मिनट बोल रहा है, ये भी सही है। 300 सेकंड बोल रहा है तो 5 मिनट के अंदर 300 सेकंड, ये भी सही है। टोटल पूरा बताओ, ये जो 1/12 घंटे बोल रहा है इसका मतलब 60/12, ये भी बोलो क्या है 5 मिनट हो गए। इसका मतलब ये सत्य नहीं है, ये आपका 1 घंटा, ये सत्य नहीं होगा। 1 घंटा यानी अगले अंक तक चलने के लिए 1 घंटे वाली सुई को यानी छोटी सुई को समय लगेगा, तो नहीं है पूछा है। आपका आंसर 1 रहेगा 1 नंबर के क्वेश्चन में। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्न में से किसका मान 3 की पावर 2 और फिर उस बाहर ब्रैकेट के बाहर 3 है लिखा हुआ है कि बराबर नहीं है। इसके बराबर क्या क्या नहीं है देखिएगा। तो देखिए क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं क्या कि 3 की पावर 2 इंटू 3 कर दिया, 3 की पावर 6 भी लिख सकता हूं। इसका मतलब 3 की पावर 6, ये भी सही है, ठीक है। क्या मैं इसको देखिए, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि 3 की पावर 2 को 9 लिख दिया और 9 की पावर 3 लिख दिया। इसका मतलब ये भी सही है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि ये जो आपका 3 की पावर 6 है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 3 की पावर 3 और फिर बोलो क्या कर दिया 2, इस तरीके से भी लिख सकता हूं। इसका मतलब 3 की पावर 3 का बोलो मान कितना हो 27, 27 की पावर 2, इसका मतलब ये भी सही हो गया। तो ये आपके 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर सही हो गए। ये आपकी 6 की पावर 3 आप ऐसे नहीं लिख सकते, तो ये क्या है, ये इसके बराबर नहीं है पूछा है, तो आपका राइट आंसर रहेगा 2 नंबर का ऑप्शन। आगे बढ़ता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कह रहा है कि 0.5 इंटू 0.5 प्लस 0.5 डिवाइड 5 का मान बताओ, ठीक है। 0.5 के अंदर आप अच्छे तरीके से यदि 5 का भाग नहीं दे पा रहे हैं, पहले आपको भाग देना पड़ेगा प्यारे साथियों। यदि आप अच्छे तरीके से भाग नहीं दे पा रहे हैं तो क्या करेंगे, यहां पे इसको मल्टीप्लाई में बदल दो। यानी देखिए 0.5 इंटू 0.5 प्लस का साइन है 0.5, इस भाग को मैंने किस में बदल दिया, इंटू में बदल दिया, तो बोलो क्या कर दूंगा 1/5। जैसे देखो 10 डिवाइड 5 यदि लिखना हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे आप लिख सकते हो, तो इसी तरीके से मैंने इसको लिखा है। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन दोनों को करना पड़ेगा, तो 5 इंटू 5 25 और 2 डिजिट के पहले दशमलव आ जाएगा, 0.25 आ गया, प्लस का साइन आ गया, ठीक है। अब इनको करके देखो, यहां से दशमलव हटाता हूं, यहाँ 1 0 आ गया, ठीक है। 5 से काटूंगा क्या आ जाएगा 1/10, इसका मतलब 1/10 का 0.1 हो गया। 0.25 और 0.1 इसको ऐड करूंगा तो आ जाएगा आपका 0.35। आपका राइट आंसर क्या रहेगा, 3 के अंदर 4 नंबर का ऑप्शन रहेगा। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करता हूं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, देखिए प्यारे साथियों कि कोई संख्या है उसका घन यानी घात कितनी 3, वर्ग घात कितनी 2 के मानों का अंतर कितना है 100, और उसके वर्ग यानी घात 2 और संख्या यानी वही घात क्या है उसकी एक ही है, संख्या ये सेम, तो उसका अंतर 20 है। तो संख्या का मान बताओ वो संख्या कौन सी है। यदि मैं मानूं कि संख्या x है तो उसकी घात करूंगा, बोलो कितना, x की घात 3, और वर्ग की बात करूंगा तो x की घात 2, इनका अंतर हो गया, बोलो कितना आ रहा है 100 आ रहा है। बोलो कितना आ रहा है प्यारे साथियों 100 आ रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है कि वर्ग यानी वर्ग का मतलब x की घात 2 और फिर बोलो क्या है उसकी संख्या यानी x बराबर बोलो कितना आ गया 20। ये दो आपके पास सीधी इक्वेशन आ गई, इस यहां से आपको x का मान निकालना है।
क्योंकि उस संख्या का आपसे मान पूछा जा रहा है। तो देखिए मैं क्या करता हूं, यहां से मैं क्या करता हूं, x कॉमन ले लेता हूं, x कॉमन लेता हूं तो एक्स क्यूब से x कॉमन लिया, क्या बचा एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन लगा दिया। यहां एक्स स्क्वायर से आप कॉमन क्या ले रहे हैं, एक्स बार कॉमन ले रहे हैं, ये लीजिए और बराबर बोलो क्या कर दिया 100। अब देखो इसमें ऊपर वाले में इसका भाग दे देते हैं, यानी ये लीजिए मैं बीच में इस तरीके से, तो 100 में भी इसका भाग देंगे, बोलो कितना आएगा 5। ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है और यहाँ नीचे भी बोलो क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर x बचा, तो x बराबर आपका मान कितना आ गया प्यारे साथियों 5 आ गया। आपका राइट आंसर क्या रहेगा, 3 नंबर का ऑप्शन रहेगा। 4 के अंदर हो गया आपका 3 नंबर का ऑप्शन। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करता हूं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है कि 0.18 और 8 के ऊपर क्या दिया हुआ है, बार दिया गया है, इसका भिन्न रूप होगा। तो अच्छे तरीके से बताया हुआ कि बोलो क्या करेंगे, 18 बटे क्या कर दिए 1 के ऊपर है तो ये लीजिए 9, यहां बोलो 1 के ऊपर बार नहीं, इसका मतलब माइनस कर देता हूं और इसके लिए क्या आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा। यानी जिस डिजिट के बाद, दशमलव के बाद जिस डिजिट के ऊपर क्या नहीं है, बार नहीं है, उसके दो कार्य होंगे, एक नीचे 0 लेके आएगा, ऊपर माइनस होगा। मैंने 18 माइनस 1 कर दिया, बटे 90 आ गया। बोलो आपका मान कितना आ गया, 17 बटे 90। आप किस ऑप्शन में देखेंगे, आप देखेंगे सर 3 नंबर ऑप्शन में। 5 के अंदर आपका राइट आंसर हो गया 3 नंबर का ऑप्शन। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 6, 8 और 20 से 4, 6, 8 और 20 से क्या हो प्यारे साथियों, पूर्णतया विभाजित हो जाए और पूर्ण वर्ग भी हो, पूर्ण वर्ग भी हो। यदि मैं पूर्ण वर्ग की बात करता हूं तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया, क्योंकि 400 का 20, 900 30 का, 3600 किसका है, 60 का है। इसका मतलब 3 में से आएगा एक, तो ये हो गया। अब आगे देखिए 4, 6, 8, 12, 20 से विभाजित की बात करते हैं तो क्या एक एक संख्या का भाग देकर देखेंगे। आप कहेंगे सर क्या एक एक संख्या का भाग देकर देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हो साहब, इसमें दो, इसमें दो, इसमें दो, लेकिन समय ज्यादा लगेगा। तो इसका मतलब आप इसका ही लैसे निकाल दो ना। इसका लैसे कितना आएगा, इसका लैसे आ जाएगा 120। 120 में 4 का भाग जा रहा है, 6 का जा रहा है, 8 का जा रहा है, 20 का जा रहा है, 120 आ गया। तो आप ये देखिए कि इसमें 120 से कौन सी डिवाइड हो रही है, 900 120 से पूरी पूर्णतया विभाजित नहीं है, 400 भी नहीं होती है, 3600 किससे पूर्णतया विभाजित है, 120 से पूर्णतया विभाजित है। चेक कर लीजिएगा, 12 से 360 को काटूंगा, बोलो कितना आ जाएगा आपका, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30। इसका मतलब ये पूर्णतया विभाजित है। आपका राइट आंसर रहेगा प्यारे साथियों 6 के अंदर आपका 1 नंबर का ऑप्शन। आगे बढ़ता हूं साथियों, आइए क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करते हैं। ये आपका यहाँ पे यदि बात करें इन सूत्रों की, निम्न में से कौन सा सही है, तो आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। लेवल फर्स्ट के अंदर है तो आपको गुणनखंड वगैरह का नॉर्मली आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तभी आपके ये क्वेश्चन डाले हुए। तो देखिए प्यारे साथियों, यहां है आपके a माइनस बी का स्क्वायर, सही पूछा है कि कौन सा सही है। तो इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, जबकि यहाँ प्लस है तो इसको काट दो। a माइनस बी की स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका मतलब ये आपका सही है, 2 नंबर का सही है। ये आपका सही नहीं है, यहाँ पे दे रखा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के से बड़ा या बराबर होता है, तो ये भी नहीं, आपका 2 नंबर का होगा। 7 के अंदर आपका 2 नंबर का ऑप्शन रहेगा। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको ये दिया गया है प्यारे साथियों कि 6 सैकड़े, इसका मतलब बोलो क्या है 600, 7 इकाई मतलब क्या हो गया 7, ठीक है 7 इकाई तो 7 हो गए, प्लस 2 दसवें तो 2 दसवें ये लीजिए 10, प्लस 3 हजारवें ये लीजिए 3000, ठीक है। अब देखिए यहां बोलो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 607 प्लस ये कितना आ जाएगा आपका 0.2 आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 0.003। जब ऐड करेंगे तो यहां ऐड कर दो साहब, यहां थोड़ा साइड में कर देता हूं 607, फिर बोला 0.2 ये लीजिए 7 0.2, फिर बोलो क्या रहा है 0.003, 0.003 ऐड कर देते हैं 302.7, ये 607 यानी 607.203। तो आप देखिएगा 607.203 आपका 3 नंबर का ऑप्शन 8 के अंदर राइट हो जाएगा। आपका राइट आंसर रहेगा प्यारे साथियों 8 नंबर के अंदर 3 नंबर का क्वेश्चन। आगे बढ़ 3 नंबर का ऑप्शन। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि स्वच्छ भारत अभियान, एक स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत ये कहा जा रहा है कि 20 स्वयंसेवक अपने गांव को 8 दिन में स्वच्छ कर सकते हैं। यानी कार्य क्या कर रहे हैं, उस गांव को स्वच्छ करने का। और बात कर रहा है कि यदि गांव को 5 दिन में स्वच्छ करना हो तब कितने स्वयंसेवकों की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कार्य इनका बराबर है। उसी गांव को तो 20 स्वयंसेवक 8 दिन में करते हैं
और पूछा जा रहा है कि उसी को यदि 5 दिन में करना हो तो बताओ कितने स्वयंसेवकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको बताया हुआ है MDH/W, MDH/W, तो यहाँ कार्य तो समान है तो इसको तो छोड़ दो। आदमी कितने हैं 20 हैं, दिन कितने लगते हैं 8 दिन लगते हैं, बराबर लिखो। फिर दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, कितने दिन में 5 दिन में। स्वयंसेवकों की संख्या ज्ञात करनी है, मैं उसको x लिख देता हूं। यहां से आपको x का मान करना है, 5 का इधर भाग देंगे, बोलो 4, 8 × 4 32, आपका राइट आंसर आ जाएगा 32। कितने स्वयंसेवकों की आवश्यकता पड़ेगी, 32 स्वयंसेवकों की आवश्यकता पड़ेगी। यदि प्यारे साथियों यहां आपसे यह पूछ लिया जाता कि इसी कार्य को यदि 5 दिन में सहज करना हो तो कितने स्वयंसेवकों की और आवश्यकता पड़ेगी, और आवश्यकता पड़ेगी, इसका मतलब यहां 20 तो है, 20 तो है, इसका मतलब कितने की औरों की आवश्यकता पड़ेगी, 12 और ले आओ साहब, 5 दिन में काम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टोटल 32 चाहिए तो 12 और ले आएंगे तो अपना काम आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करता हूं। देखिए सीधा सा क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में भी आपके 1-2 क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं। एक व्यक्ति एक घड़ी कितने रुपए में, 300 रुपए में खरीदता है, उसे 550 रुपए में बेचता है, तो लाभ कितना है। लाभ पूछा है आपसे, किसमें, रुपए में पूछा है। तो 550 में से क्या कर देंगे, 300 माइनस कर देंगे। 300 में खरीदा, 550 में बेचा, 250 रुपए का बेनिफिट हुआ। तो ये लीजिए साहब कितने का लाभ हुआ, 250 रुपए का। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा करता हूं। आइए साहब देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि एक कुर्सी को 56 रुपए में बेचने पर एक आदमी को क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत होता है। इसका अर्थ समझिएगा पहले कि एक कुर्सी को 56 रुपए में बेचा जाता है, तो जितना उसका मूल्य है उतने ही मूल्य का उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यदि मैं यहाँ x मानकर करवाऊं आपकी समीकरण बनेगी, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से करेंगे आसान रहेगा। कारण क्या है कि वहां पे द्विघात समीकरण बनेगी, आप वहां गुणनखंड करेंगे, इससे अच्छा है ऑप्शन से करो। तो देखिए किस तरीके से, यानी इसका अर्थ क्या हुआ, यदि क्रय मूल्य 20 रुपए है तो उसके ऊपर लाभ भी कितना है, 20% है। तो आप विक्रय मूल्य निकाल के चेक कर लो। यदि मैं 50 रुपए क्रय मूल्य मानूं तो 50 रुपए क्रय मूल्य और इसके ऊपर 50% ही लाभ हुआ तो 150/100 हो गया। ये लीजिए साहब, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, यानी कितना रुपए विक्रय मूल्य आया, 75 रुपए, जबकि इसने कितना दे रखा है, 56 रुपए। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। ठीक है, यहां यदि 48 रुपए की बात करूं तो 48 इंटू कितना आ जाएगा आपका, 148 बटे आपका कितना आ गया, 100 आ गया। यहां यदि आप करेंगे दशमलव में आएगा तो आपका दशमलव में नहीं है, ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया। यहां यदि मैं बात करूं तो 45 इंटू 145 बट्टे बोलो क्या हो गया, 100 हो गया। यहां भी आपका दशमलव के अंदर मान आएगा। यदि मैं देखूं आपका ये बच भी ये गया है, 40 बचा है तो 40 आना चाहिए। देखिए कैसे, 40 और लाभ कितने का, 40%। तो 40 के ऊपर जब लाभ 40% है, 140 बट्टे क्या आ गए, 100। 1 जीरो से 1 जीरो, ये लीजिए 14 इंटू 4 आपका कितना आएगा प्यारे साथियों, 56 रुपए आएगा। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, 3 नंबर का ऑप्शन रहेगा। आगे बढ़ता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 12 की चर्चा करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है कि इकेतर परिणामों का औसत कितना है, 48 है। यदि उसमें से प्रथम 59 परिणामों का औसत 46 है और अंतिम 11 परिणामों का औसत 52 है, तो आपसे पूछा है 60वां परिणाम बताओ। तो ये 59 और ये कितने, 11, तो 59 और 11 कितने हुए, 70 परिणाम हो गए। ये कितने हैं, 71। तो 71 परिणामों का टोटल मान निकालो, उसमें से 70 का टोटल घटा दो, 1 का बचेगा, वो आपका 60वां परिणाम आ जाएगा। चेक कीजिए, 48 इंटू बोलो क्या करता हूं, 71 करता हूं। ठीक है, 71 परिणामों का टोटल निकालता हूं, मल्टीप्लाई कीजिए, 8 इंटू 1 8 आया। फिर देखिए 8 इंटू 7 56, 4 इंटू 1 4, 56 और 4 60, यानी 0 आ गया 6। 7 इंटू 4 28, 28 6 34, यानी 3408। तो किसका आ गया, 71 का टोटल आ गया। ये किसका टोटल है, 71 परिणामों का टोटल है। ठीक है, प्रथम 59 परिणामों का औसत 46 दे रखा है, तो बोलो कितने का, 59 का, और कितना दे रखा है, 46। तो पहले तो 59 का टोटल निकालो। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 6 54, 4 कितना बचा, 5, 6 इंटू 5 30, 9 इंटू 4 36, 36 और 30 कितने हो गए, 66 हो गए। 66 और 5 कितना हो गया आपका, 71 हो गए। 1 आ गया, 7 बचा, 5 इंटू 4 20, 7 कितना आ गया, 27। ये किसका आया है टोटल, 59 परिणामों का टोटल आया है। 11 परिणामों का आपसे पूछा जा रहा है, 11 परिणामों का और निकालेंगे तो 52 इंटू 11 करेंगे तो बोलो कितना आ गया, 572। ये कितने का है, 11 का है। ये कितने का है, 59 का। इन दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे, ये लो साहब 572 इसमें ऐड कर दे, 4 2 6 7 1 8, 27 5 32, 27 5 32, 3286 आ गए। ये इसमें से माइनस कर दो, तो साहब 59 और 11 70 का, इसमें से माइनस कर दो, 3286। 8 माइनस 6 किया 2 आ गया, 10 माइनस 8 किया 2, 33 33 माइनस 32 1 आ गया, 122।
आपका राइट आंसर रहेगा प्यारे साथियों 122। कितना रहेगा 60वां परिणाम 122। आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 की चर्चा करते हैं। कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत कितना है 6। यदि प्रत्येक संख्या को 11 से गुणा किया जाए तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत कितना होगा। यानी प्रत्येक संख्या को क्या कर रहा है 11 से गुणा कर रहा है। तो बार बार बताया हुआ कि प्रत्येक संख्या के साथ जो संक्रिया अपनाता है वो आप डायरेक्ट किसके साथ अपनाएं, एवरेज के साथ अपनाएं, वही आपका आंसर रहेगा, क्योंकि प्रत्येक का अर्थ ही तो आप समझते हैं कि एवरेज होता है। तो 11 से क्या कर रहा है गुणा कर रहा है, इसको ही कर दो डायरेक्ट, 11 इंटू 6 कर दो, कितना आ जाएगा आपका 66 आ जाएगा। आपके 13 नंबर के अंदर रहेगा आपका राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन। आगे बढ़ता हूं प्यारे साथियों, आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 3000 रुपए का 3 वर्ष का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट आपका 1000 रुपए है। तो आपसे पूछा है ब्याज दर बताओ साहब। तो देखिए साहब, आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1000 रुपए है, मूलधन कितना है साहब 3000 रुपए, समय कितना है आपका 3, और आपसे क्या पूछी जा रही है रेट पूछी जा रही है, बटे कर दो आप 100। रेट पूछी जा रही है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। देखो प्यारे साथियों, 2 जीरो से काटते हैं 2 जीरो, ठीक है। फिर देखिए 1 जीरो से काट दिया 1, 3 इंटू 3 9 बचा, इधर 100 बटे क्या आ गया 9, ये आपका क्या आ गया रेट का मान आ गया। 100 बटे 9 का मतलब होता है 11 सही 1 बटे 9%। तो आपका राइट आंसर रहेगा इसके अंदर 4 नंबर का ऑप्शन। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है कि कितने वर्षों में एक धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 गुना हो जाएगी। इसका मतलब कोई धनराशि 1 है तो वो कितनी हो जाती है 4 गुना, यानी 4 हो गई। ये आपका क्या है साहब प्रिंसिपल मूलधन है, तो ये आपका क्या हो गया मिश्रधन। आपको ये ध्यान में रखना है कि लास्ट में आपको मिश्रधन के बारे में बता रहा है या मूलधन के बारे में बता रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। रेट कितनी हो रही है 20% हो रही है। आपको क्या पूछा जा रहा है टी पूछा जा रहा है, तो आप निकाल सकते हैं या मूलधन 4 वो मिश्रधन 4 मूलधन 1, तो बताओ ब्याज कितना 3, मूलधन 1 मान रखा है आपने, रेट आपकी 20 है, इनटू बोलो क्या कर दिया टी, बटे बोलो क्या कर दिया 100, 20 से काटूंगा 5, 5 इंटू 3 कितना आ जाएगा 15 वर्ष आ जाएगा। बोलो कितना वर्ष आएगा 15 वर्ष आएगा। 15 के अंदर आपका 1 नंबर का ऑप्शन रहेगा। आगे बढ़ता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 16 की चर्चा करता हूं। 16 नंबर है कि जब त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर, एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज कौन सा होता है। जब प्यारे साथियों इस तरीके से अपन करते हैं तो देखिए, जब यहां कोण बराबर है यानी ये एक कोण है, इन दोनों के क्या हो योग के बराबर हो, तो ये कोण जब 90 डिग्री होगा तो ये बोलो कितने हो गए 45 और 45, ठीक है, ठीक है। तो बोलो कितना होगा 45 और 45, तो ये आपका क्या हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर, यानी ये 90 डिग्री होगा और ये 45 भी हो सकते हैं, या फिर ये 40 हो गया तो ये 50 होगा। आपको कंफर्म पता है कि तीनों कोणों का योग कितना हो गया 180 डिग्री। तो ये बोलो कितना हो गया जब 90 डिग्री हो गया, तो आपको पता है कि इन दोनों का योग जो जब आप योग करेंगे बोलो कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। तो ऐसा कोण कौन सा होता है, ऐसा त्रिभुज आपका ट्राइंगल कौन सा होता है, वो होता है प्यारे साथियों राइट एंगल ट्राइंगल, जो आपके 2 नंबर ऑप्शन में है। आपका राइट आंसर रहेगा प्यारे साथियों 2 नंबर का ऑप्शन। आगे बढ़ता हूं 17 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या कहता है प्यारे साथियों कि त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री हो और PQ बराबर QR हो तो कोण P का मान बताइए। देखिए प्यारे साथियों, ये आपका त्रिभुज कौन सा है PQR। यहां मैं कितना बना रहा हूं समकोण बना रहा हूं, इसका मतलब Q को बीच में रखना पड़ेगा। तो P को चाहे यहां रख दो, P को यहां रखते हो तो R को यहां रख दो, और P को यहां रख दो तो R को। PQR बना दिया जिसके अंदर कोण Q आपका कितना है 90 डिग्री। अब बोला जा रहा है कि PQ ये और ये QR ये बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये दो भुजाएं बराबर हैं तो यानी इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। इसका मतलब ये कोण और ये कोण क्या रहेंगे बराबर रहेंगे। तो बोलो ये 90 डिग्री है, इन दोनों कोणों का योग अभी अभी आपने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा है कि बोलो कितना है साहब 90 डिग्री होगा। तो ये बोल रहा है कि बराबर रहेगा, तो बोलो कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। आपसे पूछा है कोण P का मान बताओ, तो बोलो कितना होगा 45 डिग्री। अब देखिए 17 के अंदर आपका राइट ऑप्शन 4 हो गया। इसी टेस्ट के अंदर आपने ये देखा है कि इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन की जब मैं चर्चा कर रहा हूं, मान लीजिए पीछे वाला क्वेश्चन आपके
समझ में नहीं आता, ठीक है। और आप पेपर को जब 2 राउंड में करते तो आप उस क्वेश्चन को एक बार छोड़कर आते, जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते क्या पता आपके ये समझ में आ जाता तो आप वापस उस क्वेश्चन को कर देते। तो आप कभी भी जब पेपर करते हैं तो आप एक राउंड में सारा का सारा समेट के मत चला करो। क्यों? क्योंकि हो सकता है पेपर के अंदर होता ही है, लगभग आपके 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं वो कोरिलेटेड मिलते ही आपको, यानी कहीं ना कहीं आपको समझ मिल जाता है, थोड़ा सा आपको सहारा मिल जाता है, उसके बाद तो आप काम चला ही जाते हैं। जैसे दीवार पे चढ़ रहे हैं आप 10 फुट की दीवार पर, थोड़ा सा यदि आपको किसी ने सहारा दे दिया आप उस दीवार के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो वही बात है, क्वेश्चन के अंदर थोड़ी बहुत हिंट मिल जाती है आपको तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर देते हैं। आगे बढ़ता हूं, बाकी इसके ऊपर अपन वीडियो भी डाल देंगे एक अच्छे तरीके से कि पेपर को आप किस तरीके से अटेम्प्ट करें। देखिए प्यारे साथियों, एक आयताकार खेत की लंबाई यानी लंबाई उसकी चौड़ाई से कितनी है? 48 मीटर अधिक। कितनी है? 48 मीटर अधिक है। इसका परिमाप 800 मीटर है। तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो यदि मैं बात करूं कि यहां यदि मैं चौड़ाई x मानता हूं तो लंबाई कितनी है? x प्लस 48 है। अब ये कह रहा है कि इसका परिमाप, तो परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 इंटू लंबाई कितनी? x प्लस 48 प्लस चौड़ाई कितनी? x बराबर कितना? 800। तो देखिए प्यारे साथियों, 2 से काट देता हूं, बोलो कितना आ गया? 400। यहां पे x और x आपका कितना आ गया? 2x। ये 48 इधर माइनस में चला जाएगा, 400 माइनस 48 352 आ गया। x का मान 17 दूए 34 यानी 176 आ गया। इसका मतलब चौड़ाई कितनी है? 176 सेंटीमीटर हो गई। मीटर में है क्या? चलो मीटर में, ये लीजिए 176 मीटर हो गई। और यदि मैं यहाँ लंबाई की बात करूं तो 176 प्लस बोलो क्या कर दूं? 48 कर दूं, तो 8 से 14 4 17 4 21 भाई 224। बोलो ये आपकी लंबाई कितनी आ गई? 224 मीटर आ गई। बोलो कितनी आ गई? 224 मीटर। जब अपन 224, अब आपसे पूछा है खेत का क्षेत्रफल बताओ, तो लंबाई इंटू चौड़ाई 224 इंटू बोलो कितना आ जाएगा? 176। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका राइट आंसर आएगा 39,424 मीटर स्क्वायर। 39,424 मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ता हूं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, 19 नंबर की। किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा? भुजाओं में अनुपात नहीं पूछा है साहब, किसमें? क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा? तो देखिए ये है प्यारे साथियों आपका एक वर्ग, ठीक है। इस वर्ग का ये है विकर्ण, ठीक है। इस वर्ग की भुजा कितनी है? a है। अब आप मेरे को ये बताओ, ये वर्ग का विकर्ण है, वर्ग के विकर्ण पर दूसरा वर्ग बनेगा। अब इसका वर्ग का विकर्ण, ये भुजा a हो गई, ये भुजा a हो गई, ये भुजा a हो गई। इसका मतलब इस वर्ग का विकर्ण क्या होगा? √2a होगा। अब यदि मैं चर्चा करूं कि आपका दूसरा वर्ग कौन सा बनेगा, वर्ग के विकर्ण पर जो वर्ग बनेगा वो इस तरीके से ही बनेगा आपका। तो ये इसकी भुजा √2a है, तो इसकी भी क्या है? √2a। ये भी क्या है? √2a। ये भी क्या है? √2a। अब आपसे पूछा है कि इसके क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ, तो यानी पहले वर्ग ये बना तो इसका क्षेत्रफल बताओ आप मेरे को। भुजा a है तो इसका क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर a² हो गया। दूसरा वर्ग बनेगा, उसकी भुजा कितनी आएगी? √2a। तो √2a इसका क्या कर दूं? स्क्वायर कर दूं, यानी भुजा इंटू भुजा या फिर भुजा स्क्वायर। तो ये आ गया आपका a² अनुपात, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, a का करेंगे a² से a² कैंसिल आउट, 1:2 आ गया आपका। क्या आ गया? 1:2 आ गया। तो आपका राइट आंसर रहेगा 1:2। 19 के अंदर हो जाएगा आपका 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 20 की चर्चा करते हैं। एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है साहब? 13,254 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो विकर्ण की लंबाई बताइए। घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। अच्छे तरीके से बताया कि इसको रटना नहीं है, इस सूत्र को समझना है। अपने जो आयतन वाले, आयतन की कम से कम 14-15 क्लास यूट्यूब पे डाली हुई प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, एक बार आप देखना उनको। भुजा स्क्वायर बराबर करते हैं तो देखिए 13,254 को किससे डिवाइड करते हैं? 6 से। तो बोलो 22 6 132 0 और बोलो कितना आ गया? 9। 2209 बार। तो बोलो 2209 का वर्गमूल करेंगे तो बोलो कितना आ जाएगा आपका? 47 आ जाएगा। कितना आ गया? 47 सेंटीमीटर आ गया। यानी इस घन की भुजा का मान कितना आ गया? 47 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई क्या होती है? √3 इंटू भुजा होती है। तो बोलो 47 √3 हो जाएगा। ये लीजिए आपका राइट आंसर रहेगा 20 के अंदर 4 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, आइए आगे बढ़ता हूं। और जो विद्यार्थी टेस्ट देना चाहते हैं वो DK एजुकेशन बाय दिनेश का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें। और जिनको शिक्षण का ये अच्छे तरीके से पसंद आ रहा है तो वो रीट लेवल 2 और रीट लेवल 1 और गणित फाउंडेशन कोर्स भी
ले सकते हैं, कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आइए। कॉन्टैक्ट नंबर आपको हर बार हर डिजिटल बोर्ड के ऊपर यहाँ आपको दिखाई देते हैं, हर स्लाइड पे दिखाई देते हैं, तो आप उन पर संपर्क भी कर सकते हैं। गणित ऐसा विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचता है। गणित यानी एक ऐसा विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो ये कथन किसका है? पियर्स। किसका है? पियर्स। यानी थोड़ा सा ऐसे याद करना कि लोग क्या करते हैं, पीकर निष्कर्ष निकालते हैं। लोग क्या करते हैं, पीकर निष्कर्ष निकालते हैं। तो पियर्स और बोलो क्या? आवश्यक निष्कर्ष पर। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे जैसे भी अपनी ट्रिक व्रिक निकाल लेना। आगे बढ़ता हूं, इसके अंदर 21 के अंदर 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, आइए। बाकी निष्कर्ष विष्कर्ष तो कुछ ही नहीं निकालते हैं, सिर्फ कहने की बात है, सिर्फ कहने की बात होती है। निष्कर्ष कुछ नहीं निकलते हैं, रैली निकलती है। ठीक है, अज्ञात से ज्ञात शिक्षण सूत्र किस विधि से संबंधित है? अज्ञात से ज्ञात शिक्षण सूत्र किस विधि से संबंधित है? तो ज्ञात से अज्ञात के बारे में अच्छे तरीके से बताया कि ज्ञात से अज्ञात किसका होता है? इंडक्टिव मेथड यानी आगमन विधि का होता है। उसका उल्टा है ज्ञात से ज्ञात, तो किसका होगा? डिडक्टिव मेथड का होगा, निगमन विधि का होगा। आगे बढ़ता हूं, आइए। 22 के अंदर आपका 2 नंबर का ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 गणित की प्रकृति एवं संरचना यानी नेचर ऑफ मैथमेटिक्स की बात करता है कि निम्न में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो गणित की जो प्रकृति होती है वो बोलो क्या होती है? एक अमूर्त विषय की भांति होती है। बोलो किस तरीके से? एक अमूर्त विषय है। तो गणित बोलो क्या है? एक अमूर्त विषय है। मूर्त नहीं है साहब, दिखाई नहीं देता। गणित की भाषा असंकेतिक नहीं है, सांकेतिक है। गणित विषय में अक्रमबद्धता नहीं पाई जाती, क्रमबद्धता पाई जाती है। गणित के विषय के अंदर क्या पाई जाती? क्रमबद्धता, अक्रमबद्धता नहीं पाई जाती। सांकेतिक नहीं है, वो सांकेतिक है। असंकेतिक नहीं है, मूर्त नहीं है, अमूर्त है। तो आपका राइट है यहाँ पे क्या हो जाएगा? 23 के अंदर 2 नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं साहब, आइए। क्वेश्चन नंबर 24 अंकगणित हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण मेथड आपका कौन सा है? तो यहां पे यदि आप देखेंगे कि अंकगणित हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि होती है, वो होती है आपकी आगमन विधि होती है, यानी इंडक्टिव मेथड होता है। 24 के अंदर आपका 4 नंबर का ऑप्शन रहेगा। आगे बढ़ता हूं, 25 नंबर। 25 नंबर के अंदर कहा जा रहा है कि गणित शिक्षण के मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट, किसकी बात कर रहा है? ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट की जब बात करते हैं तो इसके अंदर बोलो क्या किया जाता है? ब्लूप्रिंट के अंदर प्रश्नों की आधारशिला, प्रश्नों की क्या होता है? यानी प्रश्नों के निर्माण की आधारशिला किसे कहा जाता है? ब्लूप्रिंट। पहले ब्लूप्रिंट के ऊपर, बाद में क्या किया जाता है? अच्छे तरीके से अलग अलग तरीके से टाइप किया जाता है। तो प्रश्न पत्र निर्माण की जो आधारशिला होती है वो बोलो क्या होती है? ब्लूप्रिंट होती है। तो आपका 25 के अंदर रहेगा 3 नंबर का ऑप्शन। आगे बढ़ता हूं, आइए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। गणित में मानसिक कार्य यानी बौद्धिक कार्य किससे संबंधित होते हैं? तो जो बौद्धिक कार्य, जो मानसिक कार्य होते हैं वो आपके कॉग्निटिव डोमेन से यानी संज्ञानात्मक पक्ष से होते हैं। जो आपके संवेग वगैरह होते हैं, भावनाएं वगैरह होती हैं, वो आपके कौन से पक्ष से होती हैं? भावात्मक यानी अफेक्टिव डोमेन से होती है। जो भी आप दैनिक जीवन के अंदर जो भी आप कार्य करते हैं वो आपके किससे आते हैं? क्रियात्मक पक्ष से आते हैं, यानी साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत आते हैं। तो यह मानसिक कार्य है। फिर बौद्धिक क्षमताओं संबंधी पूछे तो आपका संज्ञानात्मक पक्ष रहेगा। इंग्लिश टर्म्स आप ध्यान में रखना, कोग्नेटिव डोमेन, जिसके बारे में किसने बताया था साहब? बीएस ब्लूम ने बताया था। कब? 1956 के अंदर। और 1964 के अंदर किसके अंदर बताया था? अफेक्टिव डोमेन के बताया था। ठीक है, और 1964 यानी 1964 आ गया, 1969 के अंदर आपको किसके बारे में बताया? साइकोमोटर डोमेन के बारे में बताया था साहब। ठीक है, किसने बताया था? सिम्पसन ने बताया था। भावात्मक पक्ष के बारे में कर्टफाल और मसीहा ने। ठीक है, इनके 6 जो उद्देश्य हैं, स्तर है, उनको भी ध्यान में रखना। निम्नतम स्तर कौन सा है, उच्चतम स्तर कौन सा है। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का जो सर्वाधिक महत्व होता है वो बोलो क्या होता है? मानसिक होता है। बोलो क्या होता है? मानसिक। और यदि उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें तो बोलो क्या होता है? व्यवहारिक होता है। आगे बढ़ता हूं, आइए। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं कि जो सामान्य उद्देश्य होते हैं उनकी अपेक्षा विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति, यानी विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति करें तो आपको मैंने अच्छे तरीके से बताया है पीछे के टेस्टों में कई बार कि ये कम समय में प्राप्त कर लिए जाते हैं। जैसे यदि एग्जाम्पल की बात करूं तो आप बच्चों को क्या कर रहे हैं? लाभ हानि सिखा रहे हैं। बोलो क्या कर रहे हैं? लाभ हानि सिखा रहे हैं। इसका मतलब आप 1-2 कालांश के अंदर बच्चों को लाभ हानि सिखा देंगे तो ये आपके क्या है? विशिष्ट उद्देश्य हैं साहब। यदि आप बच्चों के मन में ये आप सेट करना चाहते हैं कि गणित विषय सरल है, गणित विषय क्या है? सरल, तो ये सामान्य उद्देश्य है जो बोलो क्या होते हैं? दीर्घकालिक होते हैं।
बहुत संघर्ष करने के बाद, बहुत लंबे समय के पढ़ाने के बाद सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। तो सामान्य उद्देश्यों की अपेक्षा विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति क्या होती है? सरल होती है। बोलो क्या होती है? सरल। और यदि पूछता कि विशिष्ट उद्देश्यों की अपेक्षा सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, वो क्या होती है? कठिन होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। आज के इस टेस्ट के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है यानी चलचित्र यानी सिनेमा सहायक सामग्री है, तो बोलो आपकी क्या होती है साहब? चलचित्र यानी सिनेमा, मूवी देखना, यह आपका किसके अंदर आता है? दृश्य सर्वे के अंदर आता है, यानी ऑडियो विजुअल होता है। आगे बढ़ता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 30। गणित में मौखिक कार्य यानी आपसे कह रहा है कि ओरल वर्क किस कार्य के एक दूसरे के पूरक होते हैं? तो ओरल वर्क की बात करूं तो ये आपके रिटन वर्क, यानी मौखिक कार्य होता है वो किसका होता है? मौखिक कार्य और लिखित कार्य क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो यहां आपका राइट आंसर रहेगा कौन सा? लिखित कार्य। बोलो क्या रहेगा? लिखित कार्य रहेगा। ये आपके रीट लेवल 1 के टेस्ट नंबर 18 का सॉल्यूशन था। आज ये क्लास रिकॉर्डेड डाली हुई है, इसके जस्ट बाद यानी थोड़े से समय के बाद आपकी कौन सी क्लास रहेगी? रीट लेवल 2 की टेस्ट नंबर 19 की टेस्ट सीरीज के अपन लाइव क्लास के अंदर जुड़ेंगे। तो प्यारे साथियों, क्लास देखिएगा, अच्छे तरीके से विश्लेषण देखें, अच्छे तरीके से टेस्ट दें। जब आप लोगों के हित के अंदर जो कोई काम हो रहा है तो आप उसका फायदा उठाएं। ये नहीं होता है कि निःशुल्क जो चीजें मिलते हैं, यदि मान लीजिए मैं इस टेस्ट सीरीज के 51 रुपये कर देता, 100 रुपये कर देता, तब आप ये सोचते सर कहीं अच्छे होंगे या फिर कहीं क्वेश्चन बहुत बड़े लेवल के होंगे। नहीं साहब, जिस तरीके से आपके पीछे से पेपर हो रहे हैं पीछे की परीक्षाओं में, उसी तरीके से उसी पैटर्न पे आपके सामने निःशुल्क टेस्ट सीरीज के अंदर के क्वेश्चन डाले जाते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही रहता है, ये आपको भी पता है, और आप कंटिन्यू टेस्ट देंगे। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने 20 टेस्ट पूरे दिए हैं, यदि रीट लेवल 1 के और रीट लेवल 2 के अपने अपने के यदि 20 टेस्ट दिए तो भी अच्छी बात है। यदि दोनों ही यानी 40 टेस्ट दिए हैं, लंबे समय से अपन 40 दिनों से अपन कंटिन्यू टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, यदि मान लीजिए 30-30 मिनट में टेस्ट देके आप 20-25 मिनट में टेस्ट देके यदि आप इस तरीके कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, तो मेरा जहां तक मानना है आप लोगों के बहुत बहुत फायदा होगा। जैसे आपकी पात्रता परीक्षा होगी तब आपको और अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। तो ठीक है प्यारे साथियों, धन्यवाद। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई में मस्त रहें। एक दिन सफलता आपके हाथों में होगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।